हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे नए शो में जिसका नाम है बातचीत एन एक्सक्लूसिव टॉक, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं अध्यात्म से संबंधित विषयों पर एक बेहतर समझ का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट पीयूष कुमार। और आज के हमारे स्पेशल एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर, जो कि झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता कला संकाय है। साथ ही वे वर्तमान में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं बातचीत का ये अनोखा सिलसिला। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ वक्त निकाला। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे याद किया। सर, अपने विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आपका जन्म स्थान क्या है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? पीयूष जी, मैं रहने वाला कुशीनगर जनपद उत्तर प्रदेश का मैं हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी गांव स्तर पर हुई। प्राइमरी स्कूल में से लेकर के और इंटरमीडिएट तक मैं वहीं फाजिलनगर, और ग्रेजुएट भी वहीं डिग्री कॉलेज फाजिलनगर से मैंने किया। करने के बाद पीजी मतलब एमए की पढ़ाई और पीएचडी की पढ़ाई मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से की। और उसके बाद संजोगात में जिस कॉलेज से मैंने स्नातक किया था, उसी स्थान पर मुझे नौकरी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर वहीं रहा। 2016 में मैं एज ए संयुक्त आचार्य बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ शुरुआती दौर में मैं अध्यक्ष हिंदी विभाग के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला। सर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आपका अब तक कैसा अनुभव रहा है? बुंदेलखंड बहुत ही साहित्यिक रूप से परिपक्व जगह रही है। आप कभी भी देखेंगे तो जगनिक, तुलसीदास, केशवदास, रसखान से होता हुआ ये मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी अजमेरी और वृंदावन लाल वर्मा से होता हुआ आज मैत्रेयी, पुष्पा, विवेक, अनेक ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही उर्वर भूमि रही है हिंदी के लिए भी। और बुंदेली में जब आप आते हैं तो बुंदेली में भी यहाँ बहुत ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें ईश्वरी का नाम आप जानते होंगे, फाग के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, महाकवि अवधेश, उनकी पंक्तियां आज भी लोग गुनगुनाते हैं। आज भी लोगों के दिमाग में टीएनटी, ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम हैं, हरनारायण मिश्र, इससे लेकर के और अभी इस समय तक माने कम से कम दर्जनों लेखक आप देख सकते हैं जो बुंदेलखंड में रह करके और लगातार काम कर रहे हैं। महेश कटारे सुगम, जो गजलों के रूप में बड़ा काम कर रहे हैं, विशेष रूप से बुंदेली गजल। महेश कटारे, जिनका कामनी काय कंतारे आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिनको पढ़ने के बाद से हमें आचार्य चतुर्सेन का नाम याद आता है। व्यम रक्षामा, मुझे लगता है कि हम लोग व्यम रक्षामा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आज बुंदेलखंड साहित्यिक रूप से बहुत भरा पूरा है, बहुत उर्वर भूमि है, और हिंदी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ। सर, हिंदी विभाग के बारे में कुछ बताइए। जहाँ के आप अध्यक्ष भी हैं, वहाँ विद्यार्थियों के लिए कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कौन कौन से पाठ्यक्रम वहाँ पर लोगों के? बहुत अच्छा सवाल किया पीयूष जी आपने। देखिए, हम लोग हिंदी विभाग का जब मैं अध्यक्ष हुआ, और 16 की बात है ये, उसके पहले विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग नहीं था। यूजीसी के 12वें प्लान में एक व्यवस्था दी कि भाषा जिन भी विश्वविद्यालयों में नहीं है वहां पर भाषा विभाग खोले जाएं, और इस तरह से उस प्लान के तहत हिंदी विभाग खोला, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मान्यता दी। जब हम लोगों ने अपना सिलेबस बनाना शुरू किया और अपना काम करना शुरू किया, तो पहले हमने पीजी शुरू किए। फिर उसके बाद से हमने बीए ऑनर्स कोर्स हिंदी विभाग ही विश्वविद्यालय में लेकर के आया 18 में, और उसी क्रम में आगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री,
और उसके साथ तमाम ऐसे विषय थे जो एक साथ शुरू किए गए। आज भी ऑनर्स कोर्स बुंदेलखंड में केवल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में संचालित है। जो आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, वीएचयू या देश का जो भी जाना माना विश्वविद्यालय है उसके पैटर्न पर हम चला रहे हैं। आज भी 60 की अगर संख्या है तो हम 60 ही रखते हैं, ताकि हमारा टीचर टाट रेशियो है वो बिल्कुल बैलेंस बना रहे। हम सीधे संवाद का कार्यक्रम करते हैं। हम छात्रों को अपनापन के हिसाब से पढ़ाने का एक नए पैटर्न के साथ चलते हैं। केवल व्याख्यान मेथड ही नहीं, उस मेथड में किस तरह से बच्चों के का सर्वांगीण विकास किया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, क्योंकि पर्सनालिटी द बंडल ऑफ ऑल हैबिट्स होता है। तो इस तरह से हम लगातार उनके साथ जूझते हैं, उनको सीखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बना करके विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी, कुल सचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय, वित्त अधिकारी महोदय, सबसे एक तालमेल बैठा करके हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि यह आने वाले समय में देश का जाना माना विभाग होगा, इंस्टीट्यूशन होगा। इसकी कई बानगी आप देख चुके हैं। जरूर होगा ये। सर, डीन ऑफ आर्ट्स साथ ही हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट होने के नाते आपको अपने दिनचर्या में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ठीक कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत सवाल हुए, लेकिन हर आदमी को हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। आप कभी सोचिएगा कि 22-23 विभाग हैं, कला संकाय, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के अंतर्गत, जो आर्ट्स फैकल्टी में आता है। सबके सिलेबस बनाने से लेकर के पीएचडी कराने तक, और सभी के कोर्स डिजाइन से लेकर के क्लास डिजाइन तक की पूरी रूपरेखा पर कड़ी नजर रखनी होती है। और सुबह से आने के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, चूंकि कुछ कार्य प्रशासनिक होते हैं, कुछ अकादमिक होते हैं, कुछ टीचिंग के रूप में काम भी करना होता है। तो इस तरह से हम सभी लोग लगातार काम करते रहते हैं, और वो पूरा दिन कब कैसे निकलता है ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कब खाना खा पाएंगे, कब बैठ पाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं होता है। सब परिस्थिति जन्य होता है। हम लाख चाहें कि हम टाइम से चले आए, टाइम से भोजन कर लें, टाइम से घर चले जाएं। घर परिवार के लोग जो है खोजते रहते हैं कब आएंगे। कभी रात 7 बजे के पहले घर जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही टफ है, लेकिन कहते हैं ना कि कार्य करने में जो सुख है वो अन्य कहीं नहीं है। तो ये सुख ही है, इसको इस रूप में आप देखिए। बिल्कुल सर। सर, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो जाना जाता है अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, पर वर्तमान में आधुनिक होने का कहीं ना कहीं ये मतलब मान लिया जाता है कि कैसे हम अपनी कला और संस्कृति से दूर हो पश्चिमी परंपरा को अपनाएं। ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अपने छात्रों को संस्कृति से जोड़कर रखने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है? देखिए, संस्कृति को हम जीवन की खेती विनोबा भावे ने कहा है कि वो जीवन की खेती है। खेती का मतलब होता है कि जो कुछ भी अवांछित आ जाए आपके खेत में, तो आप उसे निकाल के बाहर कर देते हैं, और उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम भी हमारे विद्यार्थियों में विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनमें हम प्रयास करते हैं कि उसमें कुछ भी अवांछित आ रहा हो तो उसे हम निकालें। सबसे बड़ा जो आधुनिकता के मॉडल की जो प्रॉब्लम है कि संस्कृति का एक रूप हम कहते हैं कि वह लाइफ का पहलू है। तो मूल्यों को कैसे हम पिरोएं अपने विद्यार्थियों में। तो इसके लिए जितने भी देश के हमारे रोल मॉडल रहे हैं बड़े, चाहे वो गांधी हों, चाहे अंबेडकर जी हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे ये देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं, सभी महापुरुष की जीवनियों पर हम अपने कार्यक्रम करते हैं। बच्चों में उन पर प्रश्नोत्तरी, उन पर वाद विवाद, उन पर भाषण प्रतियोगिता, उन पर पेंटिंग प्रतियोगिता, उन पर जिस तरह की भी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं कि वो चलती रहे।
जिससे उनके बारे में वो सीख सकें, जान सकें और अपने अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन कर सकें। दूसरी चीज की आधुनिकता के रूप में हम मोबाइल को जो पकड़ लिए हैं, तो पुस्तक संस्कृति हमसे छूटती जा रही है। तो हम लगातार प्रयास ये करते हैं कि हम बच्चों में पुस्तक संस्कृति का विकास करें। इसके लिए हम पुस्तक मेला आयोजित करते हैं, पुस्तकें स्वयं भी खरीदते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं, बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो खरीदें, कॉलेजों को भी प्रोत्साहित करते हैं वो किताबें खरीदें। और अच्छी जो पुस्तकें होती हैं वो अच्छी हमारी साथी होती हैं। अगर आप उन्हें ठीक से रखिए, संभाल के रखिए और उनके साथ अपनी यात्रा करिए, तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय और सुगम हो जाता है। तो हम ऐसे कई आयोजन लगातार करते रहते हैं, जिसमें संगोष्ठियां होती हैं इसी विषय पर, सेमिनार, वर्कशॉप होते हैं, व्याख्यान होते हैं, ये सब हम लगातार करते रहते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में एक समझ विकसित हो और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र का निर्माण भी हो सके। बिल्कुल सर, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि अच्छी किताबें अच्छे मित्रों की तरह होती हैं। एक बार अगर जीवन में आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक होना तय हो जाता है। मेरी एक दोस्त है, वो अपनी कहानी को, वो अपनी लाइफ को स्टोरीज में डिवाइड कर कर रखती है। ये फतेहपुर की कहानी, ये लखनऊ की कहानी, ये कानपुर की कहानी, और वो उनको एक्सप्लेन भी उसी माध्यम से करती है, विच सीम्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई पर्सनली एडमायर हर। अब प्रश्न ये है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अपनी बातों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना कितना आवश्यक हो जाता है, ताकि एक कनेक्शन बनाया जा सके ऑडियंस के बीच और वक्ता के बीच। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, एक चीज आप अपने महापुरुषों को देखिए, आप ले लीजिए विवेकानंद को। विवेकानंद जी जब भी कोई अपनी बात कह रहे होते हैं, तो उसमें एक छोटी कहानी ले आते थे। अगर वो शिक्षक के बारे में कह रहे होते हैं, तो कहते थे कि एक एक जगह शावक जो था, जो शेर का बच्चा छूट जाता है और छूटने के बाद से वो गीदड़ों के बीच रहने लगता है, तो उसका स्वभाव भी गीदड़ की तरह से हो जाता है। जब कभी एक शेर देखता है कि जब बड़ा होने के बाद कि हम भाग रहे हैं तो ये भी भाग रहा है, फिर उसे पकड़ता है, साफ पानी में ले जाता है, दिखाता है और कहता है कि नहीं, तुम वो हो, तुम दहाड़ सकते हो। फिर वो दहाड़ने लगता है और उसमें वो ऊर्जा आ जाती है। तो ये कह के जब वो बताते हैं कि देखिए कि व्यक्ति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए शिक्षक को अपने भीतर झांक करके छात्रों को ये बताना चाहिए कि देखिए, आप झांको अपने में, तो अपने में भी शिक्षक झांके और छात्रों के भीतर झांकवाने का प्रयास करें। आप बुद्ध की पूरी जातक को उठा लीजिए, 500 से अधिक जातक हैं, सब कहानियां ही तो हैं। बिल्कुल कहानियां हैं, वो सब कहानी है। इसलिए कि जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं, तो जब कहानी के माध्यम से कहते हैं तो ज्यादा ही जोरदार ढंग से असर करती है। और शिक्षक जो है, ये जब मान के चलिए कि अगर किसी आम के बागीचे में कोई आम नीचे लटका हुआ है और कोई बच्चा उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है, नहीं पा रहा है, तो व्यापारी अगर उस रास्ते से जाएगा तो करेगा क्या? आम तोड़ेगा और बच्चे को दे देगा। कोई समाज सेवी जाएगा तो बच्चे को उठा लेगा, वो आम को तोड़ लेगा। लेकिन अगर शिक्षक उस रास्ते से जा रहा हो, तो पीयूष जी मानिए कि ना वो आम तोड़ करके देगा, ना बच्चे को उठाएगा। वो एक हाथ से बच्चे को उठाएगा और दूसरे हाथ से आम की डाली को झुका देगा, जिससे बच्चा स्वतः तोड़ करके अपनी चीजों को पाले। वो हमेशा प्रयास करता है कि कठिन ज्ञान को सरल कर दे, अब बच्चों के मानस को थोड़ा ऊपर उठा दे, जिससे वो ज्ञान को प्राप्त कर ले। और ये कहानियों के माध्यम से ज्यादा सटीक ढंग से हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिल्कुल अपनी बात को कहानी के माध्यम से कहने से बड़ा ही रोचक भी होता है, सरस भी होता है और कनेक्टिंग होता है। इसीलिए शायद बचपन में बच्चों को भी कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि उनके दिमाग में एक छवि बनी रहे। बिल्कुल। सर, तकनीक के बारे में अगर बात करते हैं, तो तकनीक एक तरफ दुनिया भर की सारी जानकारी, दुनिया भर की सारी किताबें हमारे पास लाकर रख देती है, वहीं दूसरी ओर इसके आने से डिस्ट्रैक्शन का जो रेट है, डिस्ट्रैक्शन का जो दर है, वो भी काफी बढ़ चुका है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये स्वाभाविक है, मैं भी कह रहा हूं कि तकनीक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अच्छी के साथ उतनी ही बुरी है, उसके उपयोग पर निर्भर करता है। ये जो मोबाइल है हमारे हाथ में है, ये मोबाइल को जब हम इसका उपयोग जब करने लगते हैं, तो लगता
है कि वाह क्या बात है, कितनी कितनी ज्ञान की बातें इसमें भरी हुई है। लेकिन जब कभी रील्स पर चले जाते हैं, कभी उस पर चले जाते हैं, वो दर वो घंटे आपके कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये एक तरह से हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इसका कम से कम उपयोग हो और जरूरी उपयोग हो, ये हम सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि तकनीक बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ कामायनी में भी चिताया गया है कि वो कहते भी हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजय नहीं मानवता हो जाए। तो शक्ति के जो विद्युत कण है वो यही कहीं बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्हें समन्वय करने की आवश्यकता है। तो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण ही आपको आगे ले जा सकता है, ये आपको प्रयास करना होगा। मतलब डिपेंड करता है हम उसका उपयोग किस हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। सर, कॉलेज के जो 3 साल होते हैं वो काफ़ी यादगार होते हैं बच्चों के लिए। इन 3 सालों में एक छात्र बहुत कुछ सीखता है, कई अपनी स्किल्स पर काम करता है, कई अपना स्टार्टअप शुरू कर देता है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर छात्रों की स्किल्स को निखारने के लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सभी, गांधी जी ने कहा था कि बालक और मनुष्य में शिक्षा की परिभाषा ही उन्होंने यही दी थी कि बालक और मनुष्य की 3H का विकास, हेड, हार्ट और हैंड। आप मान के चलिए कि उसके बाद आज भी अमेरिकन स्टडी सेंटर ने उसमें एक H और जोड़ा है, हेल्थ भी। तो अब 4H पर ही हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है। और 4H में जो स्किल बेस्ड है वो पूरी दुनिया स्किल पर आधारित है। और जब भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है, वो टीचिंग स्किल नहीं है, जैसे हमारे 20 से 150 से अधिक क्षमताएं हमारे भीतर होती हैं। जिसके पास पोएटिक एबिलिटी होती है वो अच्छा कवि हो जाता है, जिसके पास वर्ड फ्लुएंसी होती है वो अच्छा ओरेटर हो जाता है, अच्छा वकील हो जाता है, अच्छा नेता हो जाता है, अच्छा टीचर हो जाता है। जिसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है वो अच्छा गणितज्ञ हो जाता है, अच्छा सांख्यिकी अधिकारी हो जाता है। इससे तमाम चीजें ऐसी होती हैं। तो हमारे भीतर जो क्षमताएं होती हैं, ये 3 साल आपके पास जो होते हैं, वो 3 साल में आपको उन किसी एक क्षमता का विकास करना होता है। और हम सभी करते यही हैं कि उसके लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। कविता लेखन कराएंगे, हो सकता है आप में पोएटिकल टैलेंट हो। हम आपसे निबंध लेखन कराते हैं, हो सकता है आप में निबंध लिखने की बढ़िया क्षमता हो। हम आपसे भाषण प्रतियोगिता कराते हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा स्किल्ड हो, ओरेटर आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद हम प्रयास ये करते हैं कि आपको कुछ प्रश्न दिया जाए, प्रश्नोत्तरी स्मृति आपको देखते हैं। हम आपका कंप्रिहेंसिव जो अवबोधात्मक समझ है कि आपके पास समझ कितनी है, ये जानना चाहते हैं। हम आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप में अनुप्रयोग एप्लीकेबल कितना है, कि आप जो ज्ञान सीखे हैं, जो समझ आपकी विकसित हुई है, वो जरूरत पड़ने पर आप उसे कितना एप्लीकेबल कर पाते हैं, कितना उसका उपयोग कर पाते हैं अपने जीवन में। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये देखने का कि आपको समय आने पर आप किसी ज्ञान को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि नहीं, या 2 टुकड़ों के ज्ञान को आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं, या उसे आवश्यकता पड़ने पर इवेल्युएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए विश्वविद्यालय लगातार जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रही है उसके आधार पर अपना सिलेबस निर्माण करता है, अपना प्रश्न निर्माण करता है। उसी आधार पर आपके को कैरिकुलर एक्टिविटीज, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारी हैं, जैसे हम सेमिनार्स कराते हैं, ये सारी चीजें जो कराते हैं, ये सब उसके आधार, उसके बेस यही होते हैं, ताकि हम ये 3 साल में आपके पास वो क्षमता विकसित कर दें कि आप हर परिस्थिति से लड़ करके और हमेशा जीत जाएं। यही हमारी कामना भी होती है और यही हमारी तकनीक भी होती है। बिल्कुल सर, आपने अपने इतने वर्षों के अनुभव में कई अपने ऐसे सफल विद्यार्थियों को देखा होगा, तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ अपने किसी ऐसे एक सफल विद्यार्थी की कहानी साझा करना चाहेंगे ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सके? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बहुत लंबा है। मेरा 28 साल का अनुभव हो गया पढ़ाने का। 28 साल में अनेक ऐसे विद्यार्थी हमारे बीच में आए हैं जिनको हमने इस रूप में देखा है कि कभी-कभी लगा है कि क्या कर पाएगा, और समय के साथ उससे बातचीत करने और उसको मोटिवेट करने के बाद वो बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे हैं। अपने विभाग में अभी ये विपिन प्रसाद जी आए हैं, ये मेरे बीए के विद्यार्थी थे।
बीए में गांव से आए हुए विद्यार्थी, जिनको पता नहीं हमको समझ नहीं पाते थे कि ये लोग कैसे आगे जाएंगे, क्या करेंगे। इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि नेट क्या होता है, टीजीटी पीजीटी क्या होती है, या हायर एजुकेशन में जाने के लिए क्या होता है। ये जब बीए कर लिए, एमए कर लिए, तो बीएड में जाना चाहते थे। मुझे मैंने बहुत तेज डांटा, कहा क्या कर रहे हैं आप, अरे आप आइए आगे बढ़िए, तुम्हारे पास टैलेंट है, आगे बढ़ो। फिर मैंने थोड़ा प्रयास किया, थोड़े इन्होंने प्रयास किया, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की, और आज देखिए हमारे साथ कुली के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं है, संजय जो मेरे अंडर में एक शोधार्थी था, आज यही गवर्नमेंट राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में है। तो ये मैं कह सकता हूं कि अनेक ऐसे विद्यार्थी हमारे बीच में रहे हैं जो सिविल सर्विसेज में गए हैं, जो आईएएस पीसीएस भी हो गए हैं। तो ये बहुत लंबा एक दौर है ये, जिसमें असंख्य विद्यार्थी हम लोगों के बीच से आते हैं। हम लोग तो चौराहे पर खड़े वो सिपाही हैं जो लगातार आने जाने वाले को देखते रहते हैं, लेकिन मूक दर्शक बन के नहीं, उनके साथ एक आत्मीय लगाव के साथ, जिससे कि उन पर एक ऐसा स्पर्श रहे कि जैसे कहते हैं ना कि अंदर से जब कुम्हार जो है घड़े के भीतरी हिस्सा को पकड़ता है और बाहर से चोट करता है, ताकि वो टूटे भी ना, लेकिन वो गढ़ा भी बढ़िया से जाए। तो हम सभी ये प्रयास करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। सर, अगर साहित्य के विषय में बात करें तो वर्तमान में हिंदी साहित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में किस कदर आवश्यक हो सकती है? देखिए पीयूष जी, दुनिया के जितने भी विषय हैं ना, वो सारे विषय दिमाग से पढ़े जाते हैं, बुद्धि से पढ़े जाते हैं, लेकिन साहित्य हृदय से पढ़े जाने वाली चीज है। आप उसे बुद्धि के तराजू पर नहीं तोल सकते। एक व्यक्ति को मनुष्य बनाए रखना है, ये विज्ञान नहीं तय कर पाएगा, ये हमारा कॉमर्स भी नहीं तय कर पाएगा। कॉमर्स तो तय करता है कि हम जो ये पहने हुए हैं, ये मैं अपने रुचि से नहीं पहना हूं, ये बाजार की रुचि से है। क्योंकि अपने रुचि से पहन कर आऊंगा तो व्यंग के बौछार झेलने पड़ेंगे हमको। मार्केट में किस हिसाब से मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है वो तय करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन इसी से बचाता है साहित्य आपको, आपके जीवनानुभवों को, अनुभूतियों को किस कदर आप समेटे हुए हैं। आपके भीतर की दया, माया, ममता, मधुरिमा। कामायनी की वो लाइन आपको याद होगी, कहती है श्रद्धा, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। क्या बात। तो सबको सुखी बनाने की जो संकल्पना है वो साहित्य की संकल्पना है। इसलिए दया, माया, ममता, मधुरिमा, विश्वास पर आधारित जो जीवनानुभव हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य साहित्य करता है। बशर्ते साहित्य के साथ आप जुड़िए और उनके साथ चलिए, आप पाएंगे कि साहित्य जीवन का वो एक बड़ा आधार है जो आपको आगे ले जाने के में समर्थ है, और वो लगातार आपको प्रेरित करेगा आपकी अनुभूतियों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ। सर, छात्रों के बीच अक्सर ये भ्रांति रहती है कि जो एमए और पीएचडी की पढ़ाई है वो केवल प्रोफेसर लाइन या फिर टीचिंग लाइन के लिए ही होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये केवल टीचिंग लाइन में होती है कि इसके अलावा भी इस प्रकार की शिक्षा का हम उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं? देखिए, एक चीज तो पहले अभी एनईपी हमारी आई है, एनईपी ने इस बंधन को तोड़ा है कि बीए वाला बीए कहलाएगा। अब बीए, बीएससी, बीकॉम में एक विषय आपको अन्य फैकल्टी का पढ़ना है, अपने ही विषय का दूसरा पढ़ना है, दूसरे फैकल्टी का पढ़ना है। दूसरी चीज आप ये भी कभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ साहित्य में सिनेमा जुड़ा हुआ है। अब आप कहिए कि टीचर बनना है तो हम पीजी कर रहे हैं, नहीं। जब आपके पास गहन ज्ञान होगा, गंभीर ज्ञान होगा, तो आप अनुवाद के क्षेत्र में, आप सिनेमा के क्षेत्र में, आप पटकथा लेखन के क्षेत्र में, आप एक कंटेंट राइटर के क्षेत्र में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ऐसे एक नहीं, असंख्य आपके पास रोजगार के अवसर खुले हुए हैं।
सवाल यह है कि जब हम विषय के साथ न्याय करते हुए पढ़े, अगर हम सतही ज्ञान लेकर के एमए कर लेंगे तो भी बीए का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा। अभी एक टैलेंट शो आता था, क्या आप कक्षा 5 पास हैं, और उसमें कक्षा 5 के ज्ञान के आधार पर आपके टैलेंट का आपकी परीक्षा होती थी। आप जो पढ़ाई करें उस पढ़ाई पर इतनी गंभीरता आपकी होनी चाहिए कि आप उसके अनुरूप अपना आचरण कर सकें। अगर आपके पास केवल ग्रेजुएट हैं और उसके अनुरूप आपका ज्ञान है तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। पीजी और पीएचडी केवल टीचिंग के लिए नहीं है। पीजी और पीएचडी इसके लिए है कि आप उस विषय की इतनी गहरे अध्येता के रूप में हो गए कि उसके बाद उस विषय को अगर सिविल सर्विसेज में आपको लेना हुआ तो एक विषय तो आपकी तैयारी हो गई ना, फिर उसके बाद दूसरी विषय एक पढ़ना होता है, आपको जीएस पढ़ना होगा और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपका एक विषय पर कमांड होना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। दुनिया पूरी जीत सकते हैं आप, वो विषय नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस आपको दुनिया जीतने में मदद करेगी। आप बस विषय को गंभीरता के साथ अध्ययन करने का प्रयास करिए और सीखिए। सर, पीएचडी के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग छात्रों के लिए क्या-क्या अवसर प्रदान करता है? देखिए, पीएचडी तो एक तो यूजीसी ने अपनी एक व्यवस्था बना रखी है कि जो जेआरएफ होंगे, जो नेट होंगे, और उसके साथ उसने अब इस बार से देना शुरू किया है कि जो लोग पीएचडी भी, तो जो जेआरएफ होते हैं उन्हें यूजीसी अनुदान देती है, प्लस वो टीचर की एलिजिबिलिटी भी रखते हैं और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जो नेट होते हैं उन्हें अनुदान नहीं मिलता है, लेकिन टीचिंग के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है और पीएचडी के लिए अर्ह होते हैं। जो पीएचडी वाले होते हैं उन्हें न अनुदान मिलता है न टीचिंग के लिए होते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए अर्ह हो जाते हैं। और उसके अलावा अपना विश्वविद्यालय भी अपने लेवल पर एक परीक्षा कराता है, इसमें भी जो 50% से ऊपर नंबर पाते हैं और उनको एक टॉप मेरिट बनाते हैं, हम उसमें से हम चयन करके लेते हैं। और जब हम चयन करने के बाद से जब हम क्लेम निकालते हैं तो उसके बाद हम सारे अवसर उन्हें प्रदान करते हैं। जैसे आप हिंदी विभाग में आप देखेंगे एक पांडुलिपि दीर्घा है, तो पाठालोचन पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए वो पांडुलिपि दीर्घा बड़ा काम की है। हिंदी विभाग में अपने 20,000 किताबें लगभग अब हो गई हैं, 20,000 किताबें। और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी रचनावलियां हैं लेखकों की, लगभग सभी रचनावलियां हमने मंगा रखी हैं। तो रचनावलियों का हमारे पास होना, पांडुलिपियों का हमारे पास होना, सारे महापुरुषों की जीवनियों का अपने पास होना, ये बताता है। और इसी के साथ अपने जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें जो ऑनलाइन जितने भी हमारे पत्रिकाएं आती हैं, रिसर्च जर्नल्स आते हैं, उनके जो जितने भी ऑनलाइन मिलने वाली वो चीजें हैं सब उनके यहाँ लिए गए हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो हिंदी विभाग विश्वविद्यालय लगातार शोधार्थियों को उनके ज्ञान के संवर्धन हेतु अपनी संगोष्ठियां भी आयोजित करता है, बड़े बड़े अधिवेशन भी कराता है। अभी आप देखेंगे कि भारतीय हिंदी परिषद का हमने अधिवेशन कराया जिसमें 250 से ऊपर प्रोफेसर्स आए थे। देश के जितने हिंदी के वाइस चांसलर्स हैं वो सब आए थे। देश के जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के डायरेक्टर्स आए थे और यहां बैठ के तय कर रहे थे कि शोध की दशा और दिशा क्या होगी, भाषा का संवर्धन कैसे होगा, और कक्षाओं में कैसे उपस्थिति को हम एक भुना करके उन्हें ज्ञान को नए दिशा की तरफ उन्हें ले चलें, एक स्टेप आगे कैसे हम पहुंचाएं। तो हम यहाँ उसका विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमारे सामने खड़े होते हैं तो प्रयोग के लिए भी हमारे सामने आते रहते हैं। हम उनके ज्ञान से भी परिचित हैं और उन्हें तकनीक भी मुहैया करा रहे हैं, तो हम जान जाते हैं कि वो बच्चे की क्या कमी है और कितनी दूर जाना है उन्हें, तो हम उसके लिए रास्ता भी अपनाते हैं। सर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के 30 साल के बाद भी सरकारी नौकरियों की जो मांग है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर आज मैं अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, स्टोरी राइटर बनना है या फिर एथिकल हैकर बनना है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि घर से जवाब आएगा कि बेटा
आप उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर 99% लोग पहले से ही चल रहे हैं, क्योंकि वो एक सुरक्षित रास्ता है। पर क्या ये सही है ये? क्या पेरेंट्स को इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, या फिर कहीं ना कहीं युवा में कमी आ रही है? आपके हिसाब से क्या इसका उत्तर होना चाहिए? पीयूष जी, ये सवाल जो है ये लागू होता है सिर्फ आपके इस हिंदी प्रदेश जिसको हम कहते हैं ना, दिल्ली से लेकर के और बिहार तक। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पुराना पुराना उत्तर प्रदेश, पुराना बिहार, हिमाचल, ये ही जो जगह हैं जहां ये बीमारी हमारी पकड़ी हुई है। आप दक्षिण भारत चले जाइए, दक्षिण भारत में, गुजरात में, आप उधर चले जाइए, पश्चिम भारत चले जाइए, कहीं कोई नहीं पूछता है नौकरी को। हम नहीं कहते कि वहां नौकरी लेने वाले नहीं है, वहां भी हैं। चूंकि हम लोगों ने इतना ग्लैमराइज कर रखा है इसको ना, कि हमारी शादियां भी उसी बेस पर तय होती हैं, हमारी जो सामाजिक स्टेटस का आधार बन गया है, इसलिए इसमें पीसा जा रहा है हमारा युवा। और नौकरियां 2% हैं, बाकी तो 98% लोगों को तो कहीं ना कहीं जॉब के दूसरे रास्ते तलाशने होंगे ना। और उस नौकरी को हम सभी, हमारे जो अभिभावक हैं, उसको भगवान मान बैठे हैं, और ये समाज के लिए बहुत उचित नहीं है। ये समाज को लगातार खींच रहा है और गला काट प्रतिस्पर्धा की तरफ ले जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि जो शुरुआती हमारा जो बच्चे हैं उसको हम बनाना क्या चाहते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। बस यही दो दो होते हैं उद्देश्य मुख्य तौर हैं। पर। और न इंजीनियरिंग में सरकारी की तरफ कोई जाना चाहता है, और न डॉक्टरी में कोई सरकारी की तरफ जाना चाहता है। दोनों बनना तो चाहते हैं, लेकिन वहां प्राइवेट में जाना चाहते हैं। उससे ऊपर जब हम बढ़िए, तो हम जब ग्रेजुएट में आते हैं तो हमारे पास नौकरी के लिए आता है। यानी कि हमारा बेस कहीं हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बनाना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है। तो ये जो जो अंतर्द्वंद है ना, जिसको हम विडंबना और विसंगति कहते हैं अपने साहित्य की भाषा में, ये समाज की विसंगति है, और हमें उसी विसंगति के साथ रहना है। बस अपने विद्यार्थियों से मैं यही सलाह दूंगा उनको कि आप अपने जीवन को ध्यान दीजिए। पहले आपके लिए जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। नौकरी, अगर इस जन्म में आप आए हैं तो नौकरी आपको मिलेगी ही। नौकरी आप देने के कगार पर अगर आप पहुंच गए तो ज्यादा, आप खुद सोचिए ना कि कोई भी नौकरी करने वाला टाटा बिरला बना क्या? नहीं। कोई नहीं बना। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम टाटा बिरला नहीं बनेंगे, हम हम सीकर बनेंगे, डोनर नहीं बनेंगे। ये क्या बात होती है? लेकिन अब जो चल रहा है, चूंकि किसी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते, तो ये इस मध्य वर्ग की ये मध्य वर्ग की विशेषता है कि वो मध्य वर्ग जो है जल्दी से जल्दी शॉर्टकट होकर के ऊंचे वर्ग में जाना चाहता है। तो जाने के लिए उसके पास जो रास्ता है, वो सामाजिक सुरक्षा के साथ छलांग लगाना चाहता है, इसलिए उसे नौकरी उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं इस पर क्या कहूं, बस ये कहूंगा कि आप प्रयास करिए और अच्छे ढंग से अपने जीवन को संचालित करिए। मेरी यही मंगल कामना है अपने विद्यार्थियों से। वही सर, एक माइंडसेट बन गया है सोसाइटी में कि अगर 10th में 90% आते हैं तो साइंस ले लेना, 80% आते हैं तो कॉमर्स ले लेना, और अगर 60% आते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ले लेना। पर उस जिंदगी जिंदगी का क्या जो मन में ह्यूमैनिटीज़ लिए साइंस पढ़ रही है? उस फूल का क्या जिसको कई बार बड़ा करने के लिए इतना ज़्यादा पानी दे दिया जाता है कि वो उसके दबाव से ही मुरझा जाता है? आप दर्शकों में हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको एज अ स्टूडेंट होने के नाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जानता हूँ मैं कि आप हमेशा चाहेंगे कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, आपसे बेहतर करे, पर बेहतर बनाने की इस दौड़ में कहीं वो बदतर ना बन जाए। इसीलिए एक बार जाइए, उससे बात कीजिए कि बेटा, हमें भरोसा है तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करोगे अच्छा ही करोगे, और मुख्य तौर पर हमसे बेहतर करोगे। फिर देखिए कि वो बच्चा आपके लिए और अपने लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें हो ही रहा है ना कि एक बोझ जो अपने जीवन में हम न पा सके, वो अपने बच्चे में देखते हैं कि वो पा जाए।
तो अपना बोझ उसके ऊपर डालते चले जा रहे हैं और वो बोझ तरह दबता चला जा रहा है। उसे जीवन को खुले ढंग से जीने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आवश्यकता ये है कि वो खुले ढंग से अवसर कई बार होता है कि बच्चा कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है कि आपको यहाँ तक आना है, उसके आगे आप फिर नहीं जा सकते हैं। पहले ये कर लीजिए तब ऊपर देखिएगा। वही। अब ये में उलझ के रह जाता है। हाँ। अच्छा सर, नई शिक्षा नीति के आने से कला संकाय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं बीते कुछ वर्षों में? देखिए, एनईपी 2020 जब से हमारे बीच में आई है, तो एक जो उसका जो सबसे बड़ा फोर्स है और जो उसकी कह सकते हैं कि सेंट्रल कार्य है अगर एनईपी का, तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत जो है वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का विषय बनता है। दूसरी जो उसकी है कि लैंग्वेजेस, भाषा में वो मातृभाषा के रूप में वो पढ़ने पढ़ाने के तरफ वो ध्यान दे रही है। दुनिया इसके लिए उदाहरण है कि आज भी रसिया की पूरी पढ़ाई रशियन में होती है, जापान की पूरी पढ़ाई जापानीज में होती है, चीन की पूरी पढ़ाई वहां की मातृभाषा में होती है। अंग्रेजी कहीं कहीं है, वो भी जो है वो अंग्रेजी नहीं है जो अंग्रेजी अमेरिका की अंग्रेजी और इंग्लैंड की अंग्रेजी एक ही नहीं है, अलग वो अलग सब है। अलग अलग है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम अपनी पूरी पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट आगे लेके चल रहे थे वो जबरदस्ती, तो पहले हम अपनी सारी ऊर्जा तो भाषा ज्ञान में लगा देते थे, वो हम विषय को कम समझते थे, भाषा की जो रुकावट थी वो हमारे बीच में थी। तो अब जब हम मातृभाषा में पढ़ेंगे तो मातृभाषा में पढ़ने का परिणाम होगा कि हम उसको ग्राह्य ज्यादा करेंगे, कम पढ़ेंगे, सीखेंगे ज्यादा। तो ये एनईपी हमारे बीच में इस दीवार को तोड़ रही है। ये नहीं है कि आप उसमें नहीं पढ़ सकते, आपको सब कुछ छूट है, लेकिन एक रास्ता खोल रही है। दूसरी चीज की एनईपी ज्ञान को हम किस रूप में देखते हैं, हम अपने ज्ञान पर हमको भरोसा नहीं रह गया था। जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम अपने पुरातन ज्ञान पर, जिसमें हम विश्व गुरु और क्या क्या रहे हैं, हम अपने उस ज्ञान को छोड़ करके अचानक से उस मैकाले के उस जिसने कह दिया कि भारत का पूरी ज्ञान जो है एक लाइब्रेरी के एक खाने के बराबर है, हम उसी को आधार मान करके चल दिए थे। अब हम बैक हो रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी पद्धति से, अपने ढंग से चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च को, शोध को, सारी पूरी अपने ज्ञान को। तो अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं जो एनईपी देकर के आई है कि अपने विरासत पर गर्व करिए, अपने ज्ञान को की प्रामाणिकता पर विश्वास करिए और आप दरवाजा भी खोले रखिए कि जो भी पश्चिम का ज्ञान है हम उसे टटोल करके हम उसे भी अंगीकृत करेंगे, लेकिन दोनों के बीच एक रास्ता अपनाते हुए। तो ये बड़ी चीज है कि पहली बार हमें आत्मविश्वास के साथ शिक्षा को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान कर रही है एनईपी। तो भाषा के रूप में और आर्ट्स फैकल्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, बशर्ते वो सही ढंग से वो लागू हो और वो हमारे केवल पढ़ाई जो लगातार परीक्षा के रूप में तब्दील होती चली जा रही है, इसका कोई रास्ता खोजना होगा। सर, क्योंकि आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं, तो ये प्रश्न मैं मुख्य तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा कि छात्रों के सुझाव को संकाय के निर्णयों में शामिल किया जाता है? अगर हाँ, तो किस हद तक? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी फोरम होते हैं, हम सभी फोरम पर बातचीत करते हैं। अब विद्यार्थियों से जो हमारा स्वाभाविक एक अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है, वो बड़े ही ठीक ढंग से संचालित होता है। विज्ञान में मैंने सुन रखा है, पता नहीं सही भी हो सकता है, कि वो एक दूरी बनी रहती है। हमारे यहाँ ये दूरी बहुत कम है। इसका उदाहरण आप ही देख लीजिए कि आप हमारे विद्यार्थी हैं और आज हमसे बात कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है इस बात का कि ये चीजें जब हम अपना अपनापन हम देखते हैं, तो उस अपनापन के साथ जो बातें हमारे विद्यार्थियों से निकल करके हमारे बीच में आती हैं, वो हम अपने निर्णय में शामिल करते हैं। जैसे इसके पहले हम टूर लेकर के नहीं जाते थे दूर तक,
साहित्य में क्या टूर होगा, साहित्य में कैसे होगा। हम पहला टूर लेकर के चित्रकूट गए और हमने उनके सामने पांडुलिपियां रखी और उन्होंने देखा कि अरे ये हमारे जो वर्णों का विकास है किस ढंग से हुआ है। अरे उस समय ऐसे लिखा जाता था, अरे ऐसे लिखा जाता था। जब उन्होंने देखा कि हमारी सारी लिपियों का विकास कैसे हुआ है, वहां जो मूल पाठ है वो किस तरह से लिखा हुआ है, तब हमको समझ में आया कि हमारे बच्चों में कितनी क्यूरियोसिटी है। और उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इन पांडुलिपियों को कुछ देर के लिए रखवा देते तो बड़ा अच्छा होता। और वो आज हमारे यहाँ पांडुलिपि दीर्घा के रूप में हमारे सामने है। हम अभी सूरदास की नगरी, कृष्ण और राधा की नगरी, अभी पिछली बार जब हम ले गए थे अपने टूर को, और वहां से आकर हम लोग केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ एक कार्यक्रम भी किए। वहां की जो हमारे बच्चों ने अपनी बात रखी थी कि हमारी पुस्तकों में ये पुस्तक अभी नहीं के बराबर है। विशेष रूप से जो उस समय की पहले आरंभ की जो संपादित पुस्तकें थी, जो पाठ की पुस्तकें थी, आज हमारे पास वो पाठ की पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में आई हुई है। तो हमारे कार्यक्रमों में, हमारे उसमें अपने विश्वविद्यालय के विकास में लगभग हमारे बच्चों के जो सुझाव होते हैं वो स्वाभाविक रूप से अपनी एंट्री पा लेते हैं। उसे बहुत हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, हमारा मानस ही उनके हिसाब से तय होता है। सर, आपके हिसाब से आज के विद्यार्थी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है, पहले उस पर हम देख लें। हमारे विद्यार्थी और आज के जो विद्यार्थी हैं वो उनके दिमाग बहुत ही ब्रॉड माइंड के साथ शुरू होता है। हम सभी लोग अपने जमाने में एक भाषा आधे भाषा में रह जाते थे। आज हमारे यहाँ विद्यार्थी 4-4 भाषा सीख रहा है, जान रहा है, जानना चाहता है। अभी विश्व के कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ आए हुए थे, वो 18-18, 17-17 भाषाएं जानते हैं। अब वो चैलेंज हमारे बच्चों के सामने है कि उन्हें एक दो नहीं 10-10 भाषाएं सीखनी है, जाननी है। और चैलेंज ये है, ये भी एक चैलेंज ही कह लेंगे, कि इस समय अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं अपने विद्यार्थियों से, अपने अभिभावकों की, अपने शिक्षकों की, और खुद उनको अपने से बहुत अपेक्षा है। इस अपेक्षा के साथ उन्हें खरा उतरना है। और हमारे यहाँ कामायनी की एक पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान, क्रिया और इच्छा के बीच संतुलन साधना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्ट होने के उनके पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत ओपन माइंडसेट है। आज इतना ओपन है, साथ रहना है, साथ खाना है, साथ पीना है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। इस डिस्ट्रैक्शन से रोकना उन्हें उनके जीवन की चुनौती है। लेकिन उनके पास ये है कि उनका माइंड बहुत ब्रॉड है, बड़ी समझ है, उनके पास अवसर बहुत हैं। उस सभी अवसरों का लाभ उठाना है। अपने विश्वविद्यालय में देखिए कि नैक हुआ, अपने यहाँ पीएम ऊषा हुआ, अभी 100 करोड़ के एक और प्रोजेक्ट अपने शोध के क्षेत्र में आज ही प्राप्त हुआ है। तो 100-100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमारे बीच आ रहे हैं, और सब वो शोध किस पर होंगे? हमारे विद्यार्थियों पर। उस ज्ञान का आधार क्या होगा? हमारे विद्यार्थी होंगे। उसका लाभ किसको मिलेगा? हमारे विद्यार्थियों को। तो अब उसके साथ हमारे विद्यार्थी जब आगे बढ़ेंगे तो आप विश्वास करिए कि उनको इस चैलेंज के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो सफलता की गारंटी ज्यादा प्रतिशत में आएगी। बातचीत का सफर यूं ही कायम रहेगा। फिलहाल समय हो गया है रैपिड फायर राउंड का। सर, मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उनका संक्षिप्त में उत्तर देना है और थोड़ा जल्दी जल्दी देना है। सर, आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? गोदान। टीचिंग के अलावा अगर आप किसी और सेक्टर में होते तो वो क्या होता आपके हिसाब से? लेखन का कार्य मुझे अच्छा लगता है, मैं एक लेखक बनना चाहता। अगर सर साहित्य को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो आपके हिसाब से क्या होगा?
जीवन की अनुभूति साहित्य है। जीवन का उद्देश्य आपके अनुसार क्या होगा? जीवन अपना जो उद्देश्य है अगर उसे प्राप्त कर ले तो यही उसका उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसे प्राप्त करना है, वो आपको तय करना है कि हमारा क्या उद्देश्य है। छात्रों के लिए अगर आप कोई एक सुझाव देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और चिंता मुक्त होकर पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। तो दोस्तों आज का सफर बस यहीं तक। बातचीत एंड एक्सक्लूसिव टॉक ये सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक अपना मंच है अपनी बात रखने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल और थॉट प्रोवोकिंग सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही थैंकफुल हैं हम हमारे गेस्ट के भी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज का सफर बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड, नई एनर्जी और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और बातचीत करते रहिए। आपकी इनायत का खूब खूब शुक्रिया। नमस्कार।